बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज स्टार्ट करेंगे नेचर एंड नर्चर। ये एनिमल बिहेवियर के अंदर एक टर्म है। अब इसमें आ जाता है कि नेचर क्या है, यानी कि बिहेवियर को नेचर में स्टडी करना और नर्चर में स्टडी करना। अब जो नेचर है वो क्या है? नेचर देयर इज इन नेचर देयर इज जेनेटिक्स दैट इज इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के अंदर डॉटर्स में या सन्स में इनहेरिटेंस में जीन्स आते हैं, उनके बिहेवियर्स आते हैं, उनके जो कुछ फीचर्स हैं वो आते हैं, इनके उनके जो जेनेटिक सिस्टम है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आता है। नेचर ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये नेचर में इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। किसी भी इंसान ने ज़बरदस्ती किसी दूसरे इंसान के अंदर कोई जीन वगैरह नहीं डाला ड्यूरिंग बर्थ, बाय बर्थ, या जब वो बड़ा होता है तो उस ऑफस्प्रिंग में या उस जो चाइल्ड है उसके अंदर उसके पेरेंट्स की तरफ से जो आती हैं कुछ खसूसियात। ठीक है, नेचर बेसिकली ये है कि नेचुरल फिनोमिना होता है, जैसे कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको एक चीज़ पसंद है तो जो उनका चाइल्ड है, उनका बच्चा है, किसी ना किसी एक बच्चे में या किसी ना किसी उनकी वो जो है ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वो चीज़ ज़रूर आएगी। दूसरा, अगर किसी पेरेंट का जो कलर है वो हो जाता है डल कलर है या ब्लैक कलर है, तो कोई ना कोई चाइल्ड या जो दूसरे उसके चाइल्ड्स हैं उसके अंदर ज़रूर ये इस तरह का कलर फॉर्मेशन जो है, इस तरह की पिगमेंटेशन जो है वो ज़रूर उसमें आएगी। दूसरा, जैसे कि वाइट पेरेंट्स जो होते हैं, स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, ये जो वेस्टर्न लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि वो उनके जेनेटिकली जो उनका कलर होता है वो वाइट फॉर्म में आता है। ठीक है, या जो हेयर्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, जो उनके अंदर जो हेयर्स हैं वो एज कम पूरी बॉडी पे एज कम्पेयर टू जो है एशियन पीपल वो कम है। ये कैसे है? ये उनके नेचुरल है और ये उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आता है। और रिक्शे वगैरह की आवाज़ों के लिए सॉरी, क्योंकि ये आती रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि कम होगी। अब जो है नेचर क्या है कि पैरेलल ड्रॉन रिगार्डिंग द टेम्परामेंट ऑफ अ सिबलिंग आर ड्यू टू देयर जेनेटिक्स। अब पैरेलल ड्रॉन क्या है? पैरेलल ड्रॉन जो हैं ये इंडिकेट करते हैं इन विच मतलब कि इन विच टू डिस्टिंक्ट थिंग्स आर सिमिलर, यानी कि कोई सी भी दो या दो से ज़्यादा जो थिंग्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं दो से ज़्यादा या सिबलिंग्स में, या जिस जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बहन भाई हैं, उनके अंदर सिबलिंग्स आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कहते हैं। ठीक है, पैरेलल ड्रॉन रिगार्डिंग द टेम्परामेंट ऑफ सिबलिंग्स आर ड्यू टू देयर जेनेटिक्स, यानी कि उनके जेनेटिक्स के अंदर ये पाई जाती है कि सिबलिंग्स जो होते हैं उन्होंने खुद अपने अंदर बिल्ट नहीं किया होता, उनके अंदर पहले से बिल्ट इन होती है कि उन्होंने किस तरह रिएक्ट करना है, या उन्होंने कौन सी कोई भी ऐसी सिमिलर चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है। जैसे कुछ जो हैं उनको वो गुस्सा करते हैं, ये चीज़ कभी सिमिलर आ जाती है, या इस तरह ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं। Hence the genetic makeup of relatives of the family, यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं फैमिली के अंदर, जैसे कि हो गए आपके जैसे कि नाना दादा, उसके अलावा जो आ जाते हैं आपके नानी दादी या फूफो, आपकी नानी दादी या फूफो, ये जब इनसे आपको कुछ इनहेरिटेंस में चीज़ें मिलती हैं, बॉडी शेप हो गई, बॉडी कलर हो गया, बोलने का स्टाइल हो गया, आपका टेम्परामेंट हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, आपका चलने का स्टाइल हो गया। हम जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि इसकी आंखें उसके साथ कितनी मिलती जुलती हैं, या ये बच्चा उसके से ऐसा बोलता है। ये बेसिकली नेचुरल प्रोसेस में होता है। इवन डिजीज्ड, यानी कि हत्ता के जो लोग जो हमने नहीं देखे होते या जो अल्लाह ताला के पास चले गए होते हैं, उन लोगों की तरफ से भी, जैसे नाना पर दादा, हम कहते हैं कि ये खुसूसियात इसके पर नाना में थी या ये खुसूसियात इसके नाना में थी, ये वहाँ से जेनेटिक मेकअप के अंदर तब्दील होके आती है, जो कि चाइल्ड बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है, और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो होते हैं, ये जो बिहेवियर्स होते हैं एक चाइल्ड के अंदर, ये उसकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर, एक मदर, एक फादर, या एक नाना दादी या फूफो, या ये जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, यही आपको बता सकती है ना कि ये जो है ये बिहेवियर आपके दादा में था, ये बिहेवियर आपकी भाई में है, ये बिहेवियर आपकी मदर में है या आपके फादर में है।
तो या आपकी ये जो डिजीज्ड पर्सन था या जो फोत हो गया था पर्सन, ये उसके अंदर है ये बिहेवियर, ये सारे नेचुरल प्रोसेस में आते हैं। ये है नेचुरल बिहेवियर, नेचर बिहेवियर ऑफ नेचर। ठीक है, अब आगे हम स्टडी करते हैं नर्चर। नर्चर क्या है? नर्चर में आ जाता है कि जब हम नर्चर को देखें तो हम सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, जो सारे ऑल टू ऑल जो विदाउट नेचर यानी कि नेचर से हट के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि बच्चा किसी को देख के सीखता है, इसमें लर्निंग आ जाती है। एक जो चाइल्ड है वो किसी को देख के सीखेगा कि वो शख्स वो ये काम कर रहा है तो मैं भी ये काम करूं। जैसे एक कंपटीशन का लेवल आ जाता है इंसान के अंदर कि हम देखते हैं कि वो जो है उसके अंदर वो जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो मैं भी अपने आप में ये स्किल डेवलप करूं कि मैं ज़्यादा स्टडी करूं, ज़्यादा मेहनत करूं, और उस हिसाब से जो है मैं मतलब अपने अंदर वो ये खुसूसियात, ये एबिलिटी ये बिल्ड करता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे सर्दी और गर्मी है। ठीक है, ये है बेशक ये नेचुरल है कि सर्दी अल्लाह की तरफ से है, गर्मी भी अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन हम जो होते हैं कुछ हम अपने ट्रेड्स अपने अंदर ऐसे डेवलप कर लेते हैं कि हम अपने आप को वार्म अप रखते हैं सर्दियों में, गर्मियों में हम अपने आप को कूल डाउन रखते हैं। ये कुछ बिहेवियर्स में नर्चर बिहेवियर में शामिल आ जाते हैं। अब ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है इनमें पेरेंटिंग स्टाइल ही इंक्लूड नहीं होता कि जैसे कुछ जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स को देख के ये चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं कि जैसे मेरा पेरेंट जो है वो बहुत क्लीन एक पर्सन है, मदर जो है वो सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ऑल्दो आप में ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है, ये आपके पापा या किसी भी और बंदे की तरफ से आपके अंदर होता है कि आपने उस चीज़ को नहीं करना कॉपी, लेकिन आप कोशिश करते हैं। जब आप एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, जब आपके अंदर समझ बूझ आ जाती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसमें बर्थ ऑर्डर, पीयर्स, फैमिली साइज, कल्चर, एजुकेशन एट्सेट्रा, इस सब में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, दिस मेन मैम जी ये पीड्स क्या है? PEERS। रिपीट करें, आपने क्या कहा है? मैम जी बर्थ ऑर्डर के आगे जो लिखा हुआ है पीड्स। मतलब ये एक एग्जांपल है कि जैसे आप अपने लेवल पे आते हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप 10th ग्रेड में हैं या हाई स्कूल में हैं, आप अपने एक पीक लेवल पे हैं, आप अपने पीयर्स लेवल पे हैं। ठीक है, ये एक लेवल होता है, अ पीयर इज समवन एट योर ओन लेवल। ठीक है, ये पीयर का बेसिकली मतलब है कि अगर आप अपने लेवल पे आते हैं, आप इस लेवल पे आके आप समझते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना, आपके अंदर वो जो एबिलिटी होती है ना माइंड की, थिंकिंग एबिलिटी, वो आ जाती है। ठीक है, कि मतलब आप अपने पेरेंट्स को फोर्स करें कि वो आपको ये काम करने दें, या आप अपने माइंड को फोर्स करें कि आपने ये काम करना है। जैसे आपके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है तो आपने अपने आप को फोर्स करना है कि आपने इस अग्रेसिव बिहेवियर को कम करना है। ये बेसिकली आप अपने आप को पीयर कर रहे हैं, यानी कि आप अपने ओन लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, समझ आइए पीयर की? नहीं मैम जी। अच्छा, ये देखें पीयर क्या है बेसिकली, ये आ जाता है मैम जी ना कि कंपेनियन के बिहेवियर तौर शो पे, करना है। कंपेनियन के तौर पे कि आप अपने आप के कितने ज़्यादा दोस्त हैं। आप किसी को देख के अपने आप के अंदर क्या बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। पीयर का मतलब कंपेनियनशिप में भी आ जाता है कि आप जो हैं जी ठीक है मैम। पीयर इज समवन एट योर ओन लेवल। कि आप देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप हैं लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दी, क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या 10th ग्रेड में हैं, अदर हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर योर पीयर्स, यानी कि वो आपके दोस्त हैं। ठीक है, इक्वली लोग जो होते हैं ना, पीयर्स इक्वल लोग आपके साथ जो है, ये रिमशा ने क्वेश्चन पूछा है। अगर देखें आपके साथ जो है किरण है, फातिमा है, ये आपके पीयर्स हैं। ठीक है, फिर आप अपने आप के भी पीयर होते हैं। कैसे? कि आप अपने आप के दोस्त होते हैं। इंसान खुद पहले अपने आप का दोस्त होता है, बाद में वो फिर किसी और का दोस्त होता है। ये पीयरशिप में आ जाता है। समझ आइए? अंडरस्टैंड? जी मैम जी। का बेसिकली मतलब है कंपेनियनशिप।
अब जो आ जाता है मेन आर्ग्यूमेंट फॉर नर्चर इज दैट द इन्वायरमेंट इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर, यानी कि इन्वायरमेंट हमें वो बनाता है जो कि हम हैं। एबिलिटी तो हमारे अंदर पहले से होती है, लेकिन कुछ बिहेवियर्स जो होते हैं वो हमें अपने अंदर जो सलाहियात जो होती हैं, एबिलिटीज जो होती हैं, उनको हमने अपने अंदर डिवेलप करना होता है। ठीक है, प्रेजेंट हमारे अंदर मौजूद होता है। कोई भी शख्स जितना मर्जी जहीन हो, वो जितना मर्जी कम जहन हो, या अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है ना, नेचुरली एबिलिटी, तो उसने अपने आप को जहीन बना ही लेना है। क्या करता है वो, उसके लिए मेहनत करता है। ठीक है, उसके लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। ये नर्चर में आ जाता है। नेचुरल एबिलिटी कि हमने बोलना है, हमने उर्दू बोलनी है या हमने इंग्लिश बोलनी है, ये नेचुरल बिहेवियर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने इंग्लिश जो सीखनी है वो क्या है, नर्चर बिहेवियर में आ जाता है। अब जो है कि दोज हु आर ऑन द एक्सट्रीम साइड ऑफ नर्चर आर एम्पायरिसिस्ट। अब ये एम्पायरिसिस्ट क्या है, ये एक थ्योरी है दैट स्टेट्स दैट नॉलेज कम्स ओनली और प्राइमरी फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। हम सेंस करते हैं, कहते हैं ना कि हमारे दरमियान कॉमन सेंस है कि हम इस चीज़ को जज कर लेते हैं, कि ये एक कॉमन सेंस है कि हमने कैसे इस चीज़ को करना है, कि हम ये सेंसेस बाकी कौन सी होती है, विजुअल सेंस होती है, टच होती है, नोज होता है, स्मेलिंग होती है, ये सारी। लेकिन ये होती है कॉमन सेंस जो कि हमारे माइंड की सेंस होती है। ठीक है, फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, कि हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को सेंस कैसे करते हैं, हम फील कैसे करते हैं। ये एम्पायरिसिस्ट ये वो वाला बिहेवियर होता है। ठीक है, दे बिलीव ह्यूमंस आर बोर्न एज ब्लैंक स्लेट्स, यानी कि ह्यूमंस जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड एक्वायर ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विद देयर 5 सेंसेस। अब क्या है उसके, वो अपनी 5 सेंसेस को यूज करेगा जब वो बड़ा होगा, या जब वो पैदा होता है तो उसको पता लगता है कि उसने फील करना है अपनी सेंस से कि उसने अब दूध पीना है। अब किसी भी बच्चे को हम जब लगाएंगे उसको फीडर पे या दूध पे, तो वो तभी पिएगा ना। उसको तो खुद नहीं पता कि उसने दूध पीना है, उसने तो सिर्फ, उसको भूख लगनी है तो उसने जस्ट रोना है। उसको जो फीडिंग करनी है वो उसकी मदर ने करनी है। ये उसके नेचुरल इन्वायरमेंटल बिहेवियर में आ जाता है। वो अपनी सेंस को यूज करता है, फिर उसको जब भी भूख लगती है वो रोता है, तो उसको पता होता है कि उसको अब ये चीज़ मिलनी है, तो उसने खामोश हो जाना है, उसकी भूख जो है वो ख़त्म हो जानी है। इन नर्चर देर आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर ग्रोथ एंड बिहेवियर। मतलब वही बात के जो नर्चर है उसके अंदर इन्वायरमेंट फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारी ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, ये नेगेटिव इफेक्ट आ गया, हमारी बिहेवियर पे अफेक्ट करते हैं, हमारी बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं। एनीथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग इन नर्चर? मैसेज, नर्चर इज क्लियर? जी मैम। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं नर्चर में फॉर एग्जांपल जिसकी कुछ देखते हैं कि अगर बिहेवियरिज्म में देखें तो क्या है कि बिहेवियरिज्म किसने एस्टेब्लिश किया था, जॉन वाटसन ने। ये आगे बिहेवियरिज्म में भी हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट इसका भी ले लें नर्चर के लिहाज से, कि बिहेवियरिज्म को किसने डेवलप किया था, जॉन वाटसन ने। उसने एक थ्योरी दी थी कि ऑल बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि तमाम जो बिहेवियर है, तमाम जो आदात है, वो किसका रिजल्ट है, स्टिमुलेशन के, इन्वायरमेंट की तरफ से। जो है एक बंदा है या एक ऑर्गेनिज्म है, उसको स्टिमुलस मिलता है इन्वायरमेंट की तरफ से, या फिर और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रीवियस कंडीशनिंग, यानी कि उसकी लर्निंग एबिलिटी को देख के इंडिविजुअल की ये बिहेवियर तब इंसान के अंदर आता है। बिहेवियर इज बेसिकली व्हाट, बिहेवियर इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है कि नफ्सियात, यानी कि आपके माइंड का खेल जो है, माइंड गेम। बिहेवियर इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज ऑन द साइड ऑफ नर्चर, यानी कि नर्चर और बिहेवियर आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि बिहेवियर वो चीज़ होती है जो कि हम अडॉप्ट करते हैं, जो कि हमारा हम इन्वायरमेंट से लेके अपने आप को जिसके साथ अपना आप मैच करते हैं। ठीक है, बेसिकली नर्चर एंड बिहेवियर आर द सेम थिंग्स। अब एक और स्टडी है जो कि 2009 में परफॉर्म की गई थी बोनोबोस पे। अब बोनोबोस क्या है, ये चिंपैंजी की एक स्पीशी है। दीज आर बेसिकली द बोनोबोस, आप सबको नजर आ रहे हैं। तो अब बोनोबोस जो है स्पीशीज चिंपैंजी, इनको ऑब्जर्व किया गया था सोशल लर्निंग, यानी कि इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया था ओवरऑल,
कि इनको वाइल्ड में रखा गया या फिर इनको एक कैप्टिव में रखा गया। उसने कैप्टिव में रखा था, एक मतलब एरिया पूरा बोनोबोस के लिए उन्होंने कवर किया था। उसके अंदर बोनोबोस जो थे स्पीशीज, इनको उन्होंने रखा। इन्होंने उनके सोशल बिहेवियर को जज किया कि वो चलते फिरते कैसे हैं, कि वो फीडिंग क्या कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। उन्होंने ये कैसे किया था कि वो खुद वैसे करते थे, यानी कि जिस तरह, क्योंकि चिंपैंजी से ही, जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट अकॉर्डिंग टू आर रिलीजन बट अकॉर्डिंग टू साइंस, के जो ह्यूमंस हैं वो मोंकीज से, वो चिंपैंजी से आगे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, कि ह्यूमंस के अंदर उनकी कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। नो, बेसिकली जो चिंपैंजीज हैं या जो बोनोबोस मंकीज हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये खसूसियत डाली है कि वो जो हैं लाइक ह्यूमंस, वो जो हैं थोड़ा सा एक्ट करते हैं, बोल नहीं सकते, बट उनके अंदर जो मोस्टली जो खसूसियात होती हैं वो ह्यूमंस के जैसे होती हैं। लाइक उन्होंने फीडिंग करनी है, उन्होंने चलना है, उन्होंने वैसे एक्ट करना है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था कि जब उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में क्या उनको एविडेंस मिला था कि जो बोनोबोस हैं वो दूसरों को ऑब्जर्व करके, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं या दूसरे जो हैं उनके अपनी स्पीशीज हैं, उनको ऑब्जर्व करके, ह्यूमंस को ऑब्जर्व करके वो चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। अब एक बोनोबोस है, उनका बेबी बोनोबोस है, ठीक है, चाइल्ड है। उसने क्या करना है, उसने अपने पेरेंट्स को देखना है कि वो इस तरह वॉक कर रहे हैं या फिर इस तरह दरख्तों पे चढ़ रहे हैं या लाइक कुछ ईटिंग कर रहे हैं, वो उनको फॉलो करेगा और बिल्कुल उसी तरीके से वो एक्ट करेगा। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट है, ये 2019 में स्टडी की गई थी नर्चर के बिहेवियर पे, कि इन्वायरमेंट कैसे, जो सोशल लर्निंग है इन्वायरमेंट से आती है और ये कैसे जो है जो बोनोबोसिस हैं या जो चिंपैंजीज हैं उन पे कैसे इफेक्ट करती है। अब आगे आ जाता है अल्बर्ट बेंडूरा सोशल लर्निंग। ये एक और एक्सपेरिमेंट था जो कि परफॉर्म हुआ था। थ्योरी थी, स्टेट्स दैट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग, यानी कि हम जाहिर है सीखते हैं कि एक एक जो है हम क्या करते हैं कि हम, जैसे कि मैं अब आपको सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप इससे सीख रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा है उसका ये बिहेवियर होता है, कोई एक लाइक कुछ लोग होते हैं जो मॉडर्निज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी भी मॉडर्न जो पीपल है उनको देखते हैं, वो कहते हैं कि हमने उनकी तरह रहना है, उनकी तरह बिहेव करना है। वो अपने आप को उसके मुताबिक अडाप्ट करते हैं, अपने आप को उस लेवल पर लेके जाते हैं। ये होती है सोशल लर्निंग। ठीक है, अब उसने जो थ्योरी दी थी उसमें क्या कहा था कि पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग बिहेवियर। इमिटेट का मतलब होता है कि चीज़ को एज अ रोल मॉडल फॉलो करना। इमिटेटिंग मीन्स टू फॉलो एज अ रोल मॉडल। ठीक है, अब ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये टीचर, कुछ टीचर्स होते हैं जो कि हमारे रोल मॉडल होते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, हम फिर उनकी तरह एक्ट करते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। वो कहती हैं, फीमेल्स कहती हैं कि हमने इस एक्ट्रेस की तरह बनना है, हमने इसकी तरह अपने आप को रखना है, फॉलो अप करना है। ठीक है, एंड मॉडलिंग बिहेवियर। अब इन 1961 बेंडूरा जो है, अल्बर्ट बेंडूरा, उसने क्या किया था कि फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। इससे उसने ये देखा था कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉर नर्चर इज दैट आर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस आर बिहेवियर, यानी कि उसने फिर ये 2019 की स्टडी तो बाद में है, लेकिन 1961 में अल्बर्ट बेंडूरा ने इस चीज़ को एक दफ़ा स्टडी किया था और उसने कहा था कि जो फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट से, कि जो हमारा बिहेवियर है वो दूसरे लोगों पे बहुत ज़्यादा असर करता है, स्पेशली उन लोगों पे जिन लोगों का माइंड अभी चाइल्डिश स्टेट में होता है या जो यंग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यंग पीपल होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, जो बजाय अडल्ट के या फिर ओल्ड एज में लोगों के। ठीक है, अब ये क्या एक्सपेरिमेंट है, शॉर्ट एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया गया है। अब ये देखें कि क्या था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में। 1961 में जो बेंडोरा था उसने एक फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया। एक बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली एक ये खिलौना है। ठीक है, उस जो डोल थी, जो जो टोए था, उसका नाम उसको क्या था, बोबोडोल था। क्योंकि बाहर की कंट्रीज में डॉल्स के भी काफ़ी ज़्यादा नाम होते हैं, पाकिस्तान में तो सिर्फ एक डोल ही होती है और हर किस्म की डोल का एक ही नाम होता है, डोल। लेकिन वो बाहर कुछ डिफरेंट नाम रख लेते हैं। अब क्या था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया उसने। उसने क्या किया कि एक बच्चा था, चिल्ड्रन, उसको उसने उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने वो जो बोबो डॉल थी, उसने उसको लेके उस बच्चे के सामने जाता था, उसको अब्यूज करता था, लाइक उसको डांटना, बोलना, उसको मारना। ठीक है, फिजिकली एंड वर्बली, यानी कि मारना या जुबान से उसको अब्यूज करना, उसको डांटना,
उसको मतलब बहुत बुरा भला कहना, ठीक है। ये बोबोडोल टॉय जो है ये एक क्लाउन फेस इन्फ्लेटेबल टॉय है, यानी कि डॉल टाइप है। अच्छा, अब उसको प्री स्कूल एज चिल्ड्रन, यानी कि प्री स्कूल एज जो 3 या 3.5 साल के बच्चे जो होते हैं उनके सामने उसको, उस बच्चे के सामने, उस एज के बच्चे के सामने उसको लेके गए और वहाँ पे उन्होंने उस टॉय को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, फिजिकली भी और वर्बली भी, ठीक है। अब वो चिल्ड्रन जो था उसने इस थेरी को या इस मिमिक्री को ऐसे अडॉप्ट किया कि वो भी उस डॉल को बिल्कुल उसी तरह अब्यूज़ करता था, उसी तरह मारता था जिस तरह जो है एल्बर्ट बेंडूरा उसके साथ ट्रीट करता था। फिर उसने देखा कि बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, वो एज़ कम्पेयर टू यंग एडल्ट वंस वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और ज़्यादा जल्दी अपने माइंड में बैठाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों के सामने हर काम एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखते बहुत ज़्यादा जल्दी हैं। अच्छा, तो बताएं इसमें किसी को कोई समझ नहीं लगी या कोई भी पॉइंट ऐसा है तो मैं दोबारा उसको बता देती हूँ। क्लास रेज योर हैंड्स अगर किसी को समझ नहीं आई तो। सबको समझ आ गई है? क्या बात है। चलिए, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो चैट में मैसेज में बता सकते हैं मुझे। अच्छा, अब ये बोनोबोट भी आपने देख लिया हुआ। और ज़िशान, आप तस्वीरों पे गौर करने की बजाय ज़रा एक दफ़ा लेक्चर पे भी गौर करें, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं बिहेवियरिज्म। जी, यस। जी मैम जी। मैं क्या, फोटोज पे गौर करने की बजाय आप ना गौर किया करें लेक्चर पे, ठीक जी है। अब मैम, मैंने गौर आपका कर रहे मैसेज हैं। पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बिहेवियरिज्म, एक मिनट, सॉरी। बिहेवियरिज्म की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि उसको किसने, जो है वाटसन ने उसको डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद एल्बर्ट ये जो है इसने, बेंडूरा था, इसने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद 2009 में भी 19 में भी इसके ऊपर बोनोबोस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। अब हम देखेंगे बिहेवियर बेसिकली है क्या, बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म आल्सो नोन एज बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्यों? बिहेवियर कहाँ से आता है? आपके माइंड से। आप सीखते हैं तो आप उसको बिहेव वैसे करते हैं ना। और साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ अ माइंड ऑफ गेम, इट इज़ अ गेम ऑफ माइंड, सॉरी, इट इज़ अ गेम ऑफ माइंड। अभी ये क्या है? बिहेवियरल साइकोलॉजी है, ये एक थ्योरी है, इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग विच स्टेट्स all behaviors are learned through interaction with the environment through a process called conditioning. What is conditioning? A theory of learning, the definition of conditioning is that a theory of learning which states that all behaviors are learned through interaction with the environment through a process. कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो है ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके अपने आप के अंदर वो बिहेवियर लेके आता है, उस बिहेवियर को फॉलो करता है। दस बिहेवियर इज सिंपली अ रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब इट इज सिंपली कि हम इन्वायरमेंट को इसके स्टिमुलस लेके कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, अब जो है मैम जी, जी, ये कंडीशनिंग का दोबारा बता दें। अच्छा, कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग बिहेवियरिज्म में आता है कि ये एक थ्योरी है जिस जैसे कि हम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, हम इन्वायरमेंट से स्टिमुलस हासिल करते हैं, ठीक है। हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं चीज़ें इंटरेक्शन करके। विदाउट इंटरेक्शन तो नहीं ना हम इन्वायरमेंट से सीख सकते। वो इंटरेक्शन आंखों का इंटरेक्शन भी हो सकता है कि हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कोई हैंड वर्किंग काम नहीं करे लेकिन हम अपनी आइज से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो क्या है? इंटरेक्ट कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट के साथ। ये इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, फिर वहाँ से जो बिहेवियर हमने सीखा, हमने लर्न की जो चीज़, हमने उसको अडॉप्ट किया, हम उसको अपने अंदर लेके आए, ठीक है। फिर हमने भी वैसा ही एक्ट किया, ठीक है। एक लड़की है, लाइक जैसे मॉडल हो जाती है, वो कैट वॉक करती है इस तरह। अब बाकी जो दूसरी कोई लड़की जो उसको फॉलो अप कर रही है, जो उसकी रोल मॉडल है, वो क्या कर रही है कि वो कहती है कि मैंने भी बिल्कुल इसी तरह वॉक करनी है। ओके, अब ये उसका लर्निंग बिहेवियर है। ये कैसे हुआ? ये एक प्रोसेस के जरिए हुआ और इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने कंडीशनिंग का नाम दिया गया है। अंडरस्टैंड? यस मैम जी।
अच्छा, 10 बिहेवियर जो है सिंपली अ रिस्पॉन्स, मतलब ये एक रिस्पॉन्स है टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अच्छा, बिहेवियरिज्म इज ओनली कंसर्न्ड, मतलब बिहेवियर का क्या कंसर्न है, जस्ट ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कि हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को और फिर अडॉप्ट करते हैं। बिहेवियर ये नहीं होता कि हम करते हैं या इस तरह, बिहेवियर इज जस्ट अ सिंपल थिंग ऑफ ऑब्जर्वेंस, ठीक है। अब एज द इज ओनली कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर्स, इनके ऑब्जर्व किया, स्टिमुलस लिया हमने अपने माइंड के अंदर, फिर हमने वैसा ही रिस्पॉन्स किया। एज दे कैन बी स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जर्वेबल मैनर, मतलब कि एक अच्छे और ऑब्जर्वेबल मैनर के अंदर जो बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। अब हम इधर फॉर एग्जांपल देखें कि एक हमारी फैमिली में लोग हैं, वो नेगेटिव सोचते हैं, वो उनका ये काम होता है कि जैसे उन्होंने मोहल्ले की वो औरतों की तरह हर एक के मामले में टांग रानी है, ये इस तरह। अब अगर उनकी कोई औलाद है, वो क्या करेगी, उनको अपनी माँ को देखा देखी वो अपने अंदर ये बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगी। बिल्कुल, देखिए जैसे उसकी मदर जो है वो अपने ससुराल या अपने कुछ लोगों के बारे में जैसे बातें करती हैं, उस जो बेटी है या जो बेटा है उसके अंदर ऑब्वियसली ये चीज़ आएगी माँ को देखते देखते कि वो भी दूसरे लोगों को वैसे ही बात करेगा, कभी ना कभी वो उनको वैसा टोंट कर देगा, ठीक है। ये बिहेवियर की एक एग्जाम्पल है। अब ये है कि ऑल बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली द थिंग कि बिहेवियरिज्म है जो है emphasizes the role of environmental factors in influencing behavior, obviously environmental factor है तो behavior है, to the near exclusion of innate और inherited factors। innate behavior कौन सा होता है, ये मैंने आपको फिजिकल क्लास में यानी कि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ाया था। inherited behavior होता है, ठीक है, जो कि हमारे अंदर बिल्ट इन होता है, खसूसियात पहले से ही बिल्ट इन होती हैं। दिस अमाउंट एसेंशली टू अ फोकस ऑन लर्निंग, इनकी बिल्ट इन खसूसियात होती हैं, लेकिन हम उनको जब हम बड़े होते हैं हम उनको सीखते हैं, हम उनके डेवलपमेंट करते हैं, उन जो हैं हमारे फैक्टर्स हैं, ये जो खसूसियात हैं उनकी। अब न्यू बिहेवियर जो है इज़ लर्न थ्रू क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोलेक्टिवली नोन एज लर्निंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग का एक नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग है, आगे जाके हम इसको स्टडी करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को, ठीक है। अब मतलब इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, जाहिर है बिहेवियर है तो लर्न करते हैं बिहेवियर को, तो इसको एक थ्योरी का नाम भी दिया जाता है जिसको कहते हैं लर्निंग थ्योरी। अगर आपके पास लर्निंग थ्योरी आए या ऑपरेंट कंडीशनिंग आए तो आप उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग को ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसीलिए जो है व्हेन बोर्न आवर माइंड इज टेबुला रासा, यानी कि न्यू बिहेवियर सीखना, इसीलिए कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो माइंड होता है दैट इज़ अ ब्लैंक स्लेट, यानी कि बिल्कुल खाली होता है, इसके अंदर जो भी भरना होता है ये वो हमारे पेरेंट्स ने पहले भरना होता है, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम अपने दिमाग के अंदर भरते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ है या चाहे वो भूसा है, और इसको ब्लैंक स्लेट को कहते हैं टेब्यूला रासा। अब ये आ जाता है देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस स्लाइड बिटवीन, पीछे कीजिएगा, जी जी ये स्लाइड जो आप जी ये वाली। ओके। ओके मैम जी। अच्छा, अब देखते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस एंड दैट इन अदर एनिमल्स, यानी कि ह्यूमंस का और एनिमल्स का थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया कि किस तरीके से करते हैं, कि देयर इज़ नो फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, कि कोई भी ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं की गई, क्योंकि ह्यूमंस में भी जेनेटिकली ये चीज़ आनी है और एनिमल्स के अंदर भी जेनेटिकली ये चीज़ प्रेजेंट होनी है कि उसने बिहेवियर को फॉलो करना है। अब जेनेटिकली क्या है, हम सब के अंदर ये चीज़ है जेनेटिकली नेचुरली कि हम किसी को ऑब्जर्व करें तो हम उसको फॉलो अप करें, लेकिन लेकिन माइक म्यूट करें, लेकिन किस बिहेवियर को फॉलो करना है और किस तरह करना है ये नर्चर में आ जाता है। माइक म्यूट करें। Therefore, research can be carried out on animals, मतलब एनिमल्स के ऊपर भी रिसर्च की गई है, ह्यूमंस के ऊपर भी रिसर्च की गई है, ये बेसिकली साइकोलॉजी जो होती है उसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अच्छा, consequently rats and pigeons become the primary source of data for behaviorists as their environments could be easily controlled, ठीक है। अब जो रैट्स और पिजन्स हैं, पिजन्स क्या हैं, ये खतूत का काम करते थे, ये क्या करते थे कि मैसेज पहले ज़माने में लेके जाते थे, ये उनको सिखाया गया, एक उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई, फिर क्या हुआ ये पिजन्स के बिहेवियर में शामिल हो गया,
ठीक है, ये सदियों से ऐसा चलता रहा है। अभी भी अगर कुछ जो होते हैं पेट पिजन्स होते हैं, अगर आप उनको सिखाएं तो ये उनके अंदर नेचुरली एक बिहेवियर है कि वो एक मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं। अगर आप उनको ट्रेन करेंगे तो वो पिजन्स जो हैं वो अभी भी इस तरह बिहेव कर सकते हैं जैसे कि रैट्स हैं। रैट्स की एग्जांपल इसलिए दी गई है क्योंकि रैट्स को ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। रैट्स जो होते हैं इनको जो चीज़ आप दो ये वही चीज़ खा लेते हैं, ये इनके बिहेवियर में शामिल होता है। अब बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये बिहेवियर क्या है, जाहिर है स्टिमुलस मिलेगा तो बिहेवियर किसी दूसरी चीज़ की तरफ से, तो तभी हम उस बिहेवियर पे एक्ट करेंगे, हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे। ऑल बिहेवियर नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स कैन बी रिड्यूस टू अ सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। यानी कि कोई भी बिहेवियर कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, एक सिंपल हमने अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है, माइंड को एक स्टिमुलस बस देना होता है कि हमने ये करना है, फिर उसके लिए हम मेहनत करें, ये सिंपली वो काम हो हम कर लेते हैं अपने आप को उसके अडॉप्ट। ठीक है, अब जो वाटसन था उसने इसका पर्पस इन साइकोलॉजी क्या बताया था, वही वाटसन जिसने बिहेवियरिज्म को जो है फर्स्टली स्टडी किया था, उसने कहा था टू प्रिडिक्ट, यानी कि प्रिडिक्शन करना, एक थ्योरी देना, सोचना, गिवन द स्टिमुलस व्हाट रिएक्शन विल टेक प्लेस। टू प्रिडिक्ट गिवन द स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस देना कि इसका क्या रिएक्शन होगा, और गिवन द पहले स्टिमुलस देना कि क्या रिएक्शन होगा, फिर रिएक्शन देना कि इसका स्टिमुलस क्या काज हो सकता है। यानी कि पहले हम क्या कहते हैं कि हमें एक स्टिमुलस मिलता है, हम उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं। कभी कभी कुछ होता है कि हम पहले रिएक्शन दे देते हैं, फिर उसके बाद हमें जो होता है उसके स्टिमुलस पे गौर करते हैं। जैसे बगैर सोचे समझे बोलना, एक दफ़ा तो सोच के बोलना, गिव द स्टिमुलस, और फिर उसके बाद रिएक्शन देखना, फिर बगैर सोचे समझे बोलना, फिर बाद में उसका देखना कि क्या इसका असर था। दिस थिंग इज क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, ये चलें फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। अच्छा क्लास, अगर किसी को नहीं समझ आई है तो वो काइंडली